गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज के इस लेक्चर में हम स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हम पढ़ा था हमने, जो हमने सेल डिवीजन देखी थी। सेल डिवाइड होते होते 4 हैप्लॉइड सेल मिले थे हमें एट द एंड में, जिसका जो इनका नाम था स्पर्मेटिड, ठीक है। तो कभी ये सोचा है तो ये इतना छोटू सा मोटू सा गोलू मोलू सा जो स्पर्मेटिड होता है, ये एक पतले से लंबे से स्पर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट होता है इसी प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, सोचा है कभी? स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जब एक सेल दूसरे सेल पे हमारे जो स्पर्मेटिड है उसमें हंस गया होता है उसका मजाक उड़ा रहा होता है, तो स्पर्मेटिड को आता है गुस्सा। फिर स्पर्मेटिड जाता है जिम जाके वो शेप मेंटेन करके मोटिलिटी गेन करके वो बन जाता है स्पर्म। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो सिंपल सर्कुलर सा नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड होता है, गोलू मोलू सा हमारा, वो चेंज हो जाता है पतले सूखे से लंबे से मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। स्पर्म में चेंज हो जाता है, जो इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, इसमें एक सर्कुलर सेल से दो चीज़ का फॉर्मेशन हुआ होता है, एक हेड रीजन स्पर्म का और एक होता है टेल रीजन स्पर्म का। इन दोनों चीज़ों का जो होता है फॉर्मेशन हुआ होता है हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। तो जो हमारा हेड रीजन होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो 4 फेजेज में होता है, 3 और 4 फेजेज में हमारे हेड रीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेड, ठीक है। हेड रीजन जो है हमारा 2 पार्ट कंसिस्ट करके रखता है, एक होता है न्यूक्लियस पार्ट, एक होता है एक्रोसोमल पार्ट, ठीक है। एक्रोसोमल क्या पार्ट का क्या होता है, एक्रोसोम किस चीज़ से बना हुआ होता है। एक्रोसोम जो हमारा वो गोल्गी एपरेटस जो है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। जो गोल्गी एपरेटस है हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्रोसोम में, कुछ किस तरह होता है वो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला फेज़ आता है उसी का नाम है गोल्गी फेज़। तो गोल्गी फेज़ उसका नाम क्या है कुछ, तो ये जो हमारे गोल्गी फेज़ में क्या होता है, जो हमारे जैसे एक्रोसोमल वेसिकल आके न्यूक्लियस से अटैच होता है, उसके बाद जो हमारा ये गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस से जो वो ग्लाइकोप्रोटीन के जो सेल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का एक वेसिकल से बना के भेजता है, जिसे हम प्रो एक्रोसोमल वेसिकल भी कहते हैं। वो भेजता रहता है, वो अपने बॉडी से रिलीज़ करता रहता है, हमारा गोल्गी एपरेटस अपनी बॉडी से रिलीज़ करता रहता है, और वो सारा जो प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स है वो आगे जाके मैच्योर एक्रोसोम बनाने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योर एक्रोसोम बनाने के लिए, ठीक है। कहते हैं सेकेंड फेज़ की, जिसे हम कैप फेज़ कहते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, जो हमारे ग्रेन्यूल्स होता है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है हमारे गोल्गी एपरेटस के थ्रू, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन का कंटेंट जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो साइज़ है वो भी इनलार्ज हो जाता है, वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी साइज़ में इनलार्ज हो जाते हैं। और क्या होता है उसके साथ साथ ही जो हमारा एक्रोसोम होता है, जो जिस साइड से वो न्यूक्लियस से टच हो रहा होता है, उस साइड से क्या होता है वो फ्लैट होता जाता है, और जो पूरा न्यूक्लियस का जो एरिया होता है उसको कवर कर लेता है, एक्रोसोमल कैप बना देता है। जिस साइड से हमारा जो एक्रोसोम डेवलप हुआ होता है उसी के जस्ट अपोजिट वाला साइड, वहाँ पे हमारा एक्रोप्लेक्सोम देखने को मिलता है हमें। एक एक्रोप्लेक्सोम जो है एक ऑर्गेनेल्स देखने को मिलती है। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस है उसको सपोर्ट करता है। अगर ये एक्रोप्लेज्म नहीं होता है तो हमारे जो स्पर्म होता है उसको मोटिलिटी नहीं गेन हो पाती, प्रोसेस हो भी जाएगा तो मोटिलिटी स्पर्म के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ये जो हमारा एक्रोप्लेक्सोम्स होता है ये 2 चीज़ कंसिस्ट करके रखता है, एक होता है मार्जिनल रिंग और एक होता है एक्रोसोमल प्लेट। ये एक्रोसोमल प्लेट और मार्जिनल रिंग किस चीज़ के बने होते हैं, एफ एक्टिन और हमारा जो कैरेटिन है, इन दोनों से मिला के जो हमारा एक्रोसोमल प्लेट और मार्जिनल रिंग है ये बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, जिसे हम एक्रोसोमल फेज़ कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा एक्रोसोम और क्रोमेटिन होता है दोनों इंटेंस कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है जो एक्रोसोम है वो भी, और जो हमारा क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्रोसोम हमारा जो लाई कर रहा होता है प्रॉक्सिमल टू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से पहले लाई कर रहा होता है, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के अंदर उसका हेड जो है लोकेट कर रहा होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। बट जैसे ही हमारा एक्रोसोमल कैप का फॉर्मेशन हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो रोटेट हो जाता है। उसका रोटेशन क्यों ज़रूरी है, इस साइड जब रहता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये एक्रोसोम है, इस साइड जब रहता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड जो है रोटेट कर जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा एक्रोसोम है वो लाई करता है, हम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मतलब जो सर्टोली सेल्स है जिसके अंदर वो एम्बेडेड रहता है, उस साइड उसका जो फेस है एक्रोसोम उस साइड फेस कर रहा होता है, और उसके पीछे जितना भी जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जो सेंट्रोसोम है वो न्यूक्लियस के पीछे आ जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के डिस्टल एंड, एक्रोसोम के डिस्टल एंड में आ जाते हैं, उसके अपोजिट साइड में आ जाते हैं। और वो किस चीज़ के लिए आ जाते हैं, ताकि जो हमारा फ्लैजिला है उसका फॉर्मेशन हो सके। तो इसी वजह से जो हमारी न्यूक्लियस है उसकी रोटेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसकी रोटेशन नहीं हो पाई तो फ्लैजिला ही नहीं डेवलप होगा, और फ्लैजिला ही नहीं डेवलप होगा तो मोटिलिटी आएगी ही कैसे।
ये जो हमारा एक्रोसोम होता है ये फंक्शनली जो रिलेट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है हमारे लाइसोसोम के। कैसे? जो लाइसोसोम होता है उसका भी काम क्या होता है? डाइजेस्ट कर जाना किसी सेल को, जो सेल किसी काम का नहीं है उसको डाइजेस्ट कर जाना, है ना। तो सिमिलरली जो हमारा एक्रोसोम होता है इसका काम क्या होता है? जेली कोट होती है, जो भी जोना पेरिस्टिडा लेयर होती है उस साइड की, उसको डाइजेस्ट करता हुआ अंदर डाइजेस्ट करता जाता है, जिससे क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो अपना प्रो न्यूक्लियस उस साइड के अंदर डाल देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो होता है जैसे हाइलोरोनिडेज और एक्रोसोमिन और बहुत सारे एंजाइम्स जो है ये इसके अंदर कंटेन करके रखता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का फॉर्मेशन देखेंगे तो फ्लैजिलम के जब 4 पार्ट होते हैं, एक होता है नेक रीजन, एक होता है मिडल पीस, एक होता है फ्लैजिलम, एक होता है एंड पीस। एंड पीस में आपको कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। तो जो हमारा फ्लैजिलम का जो नेक रीजन होता है, इट इज़ स्टार्टेड विद द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट नीचे होता है उसके बेस में, ठीक है। जो ये फ्लैजिलम का फॉर्मेशन है ये क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। द मेजर सिस्टम ऑफ द मूवमेंट इज़ द एक्सेल फिलामेंट। जो एक्सेल फिलामेंट जो एक्जिनोम होता है फ्लैजिलम में, उसका काम क्या होता है? जो सिस्टम जो मेजर सिस्टम है मूवमेंट का वो वही प्रोवाइड करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो एक्जिनीम है, एक्जिनीम का फंक्शन क्या होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग में वर्टिबल कॉलम होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को। तो सिमिलरली जो इनमें जो एक्जिनीम है उसका काम क्या होता है? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है जो स्पर्म है उसको, ठीक है। तो बेसिकली अराइज कैसे हो रहा होता है? मैंने आपको बताया जो हमारा न्यूक्लियस उसके जस्ट नीचे हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रोसोम देखने को मिलता है कि सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। तो हमारे न्यूक्लियस के जस्ट नीचे 2 सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल वो सेंट्रियोल है जिससे जो हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सोनियम को फॉर्मेशन करने के लिए वो अराइज हो रहे होते हैं हमारे डिस्टल सेंट्रियोल से, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आगे जाके एक्सोनियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सोनियम के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जो हमारा एक्सोनियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द पेरिफेरी एरिया। पेरिफेरी एरिया में 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है। दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है हमारे 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एक होता है अल्फा प्रोटीन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं ये आपस में एक बॉन्ड बना के एग्रीगेट होते हैं और उससे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे जो हमारा माइक्रोफिलामेंट है जो एक्जिनोम का जो माइक्रोफिलामेंट है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं एक्जिनोम का। यहाँ पे आप जो सेंट्रल में देख रहे हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जो साइड में पेरिफेरी एरिया में ये 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ये 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको अराइज होते हुए इन्हें डायनाम्स कहते हैं, ठीक है। इन डायनाम्स क्या होते हैं? जैसे हमारे हाथ होते हैं, हम जब स्विमिंग करते हैं तो अपने हैंड की मूवमेंट से करते हैं ना। तो सिमिलरली ये जो मूव करते हैं ये डायनाम्स की मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म है अपना टेल मूव कर पाता है, ठीक है। तो कैसे कर पाता है? ये जो डायनाम्स होते हैं हमारे बने हुए होते हैं डाइन प्रोटीन के। ये डाइन प्रोटीन होता है एटीपीएस। एटीपीएस का मतलब ये हुआ कि क्या करेगा? एटीपीएस को बुलाएगा, आजा बेटा आजा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, पहले प्यार से बुलाएगा, उसके बाद उसको तोड़ देगा, फिर एटीपी बोलेगा मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है। तो एटीपी जब टूट जाएगा उससे जो फॉस्फेट निकलेगा, जो भी केमिकल निकलेगा, उस केमिकल को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपना जो स्पर्म है उसके टेल की मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अपना खर्चा जो है खुद ही निकालते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही खर्चा निकालते हैं अपनी मूवमेंट का, ठीक है। हम पढ़ते हैं मिडल पीस के बारे में। तो मिडल पीस होता क्या है? बेसिकली मिडल पीस जो है एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो हाईली माइटोकॉन्ड्रियल का एक्यूमुलेशन होता है। यही रीजन जो है स्पर्म की मूवमेंट के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को, ठीक है। तो इसका बेसिकली फंडा क्या है? ये कहता है तू मूव कर मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू नाच तू घूम मैं तेरे पे खर्चा करूँगा। इस पोर्शन में ये होता है जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक साइड आके एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद वो आपस में एक क्लाउड बना लेते हैं। क्लाउड से स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक स्पायरल वे में अरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं ये एक स्पायरल वे में अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका सिंपल सा फंडा है तू घूम मैं तेरे पे पैसा खर्च करूँगा, ठीक है। जो भी मूवमेंट होती है टेल की वो उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरा करता है। तो यहाँ तक हमने मिडिल पीस भी कंप्लीट कर लिया। आफ्टर द मिडिल पीस रिमाइंडर जो भी पोर्शन होता है उसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, जिसमें टेल पीस भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जो फ्लैजिलम रीजन होता है उस एरिया में जो एक्जिनियम होता है वो कवर होता है 2 एक्सेसरी स्ट्रक्चर से, जिसे हम ओडीएफ मतलब ऑर्टोडेंस फाइबर और एक थिक फाइबर प्रोटीन की शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है? सबसे पहले जो हमारा एक्जिनियम होता है उसमें कवरिंग होती है ओडीएफ की, आपकी जो आउटर डेंस फाइबर है वो उसे एक्जिनियम को कवर करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। उस ओडीएफ को भी कवर करने के लिए एक और महान पुरुष आते हैं जिसे हम थिक फाइबर शीट कहते हैं, वो आके ओडीएफ को भी कवर करके रखते हैं। तो ये था फ्लैजिला का। फ्लैजिलम रीजन में ये जो एक्जिनियम है हमारा उस रीजन में ये 2 आउटर जो कवरिंग है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है।
और जब हम मिडिल पीस की बात करते हैं तो ये जो दोनों आउटर कवरिंग है ये दोनों प्रेजेंट रहती है, बट ये दोनों भी कवर रहती है माइटोकॉन्ड्रियल शीट के अंदर। तो सबसे आउटर जब हम मिडिल पीस की बात करेंगे तो सबसे उसमें जो यहाँ पे डायग्राम में भी देखना है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो माइटोकॉन्ड्रियल शीट रहती है, उसके बाद आउटर थिक फाइबर शीट रहती है, उसके बाद ओडीएफ रहती है आपकी, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो हमारा फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम एरिया का जो रीजन का जो एक्जिनियम है वो कवर रहता है, किस चीज़ के लिए, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और जो मूवमेंट है उसमें थोड़ी एफिशिएंसी आए। तो हम बात करते हैं टेल पीस रीजन के बारे में। टेल पीस रीजन में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सिर्फ एक्जिनियम प्रेजेंट होता है, एक्जिनियम को थोड़ा सा माइक्रोट्यूब्यूल ही प्रेजेंट होता है ऑल दोस एरिया में, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ये जो दो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स आपको मैंने बताया जो आपके प्रिंसिपल पीस में प्रेजेंट होते हैं वो आपके टेल पीस में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो हमने स्पर्मियोजेनेसिस कर लिया, थोड़ी बात कर लेते हैं स्पर्मिएशन से। तो बेसिकली क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में प्रॉपर मोटिलिटी नहीं आती है, जो कैपेबल हो जाता है मोटिलिटी गेन करने के लिए, जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो कैपेबल हो जाता है मोटिलिटी गेन करने के लिए, बट उसके पास प्रॉपर मोटिलिटी नहीं आई होती है, ठीक है। जब ये इनएक्टिव और नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ है जो है ट्रांसफ़र कर लिया जाता है आपके टेस्टिकुलर लोब से आपके एपिडिडाइमस में, तो वहाँ पे जब एपिडिडाइमस जो होता है बहुत ज़्यादा कॉन्वल्गेटेड होता है, बहुत ज़्यादा मुड़ा सा होता है, तो उसी टाइम पे जो है उसके अंदर मोटिलिटी आती है, वो थोड़ा मोटिलिटी जो टेल है उसको मूव करने लग जाता है, और जो प्रॉपर मूवमेंट है, जो प्रॉपर मोटिलिटी है वो इजैकुलेशन के बाद आती है, जब आपका जो वेजाइनल ट्रैक्ट में जब स्पर्मेटोजोआ चला जाता है वहीं से आपकी जो प्रॉपर मूवमेंट है या प्रॉपर मूवमेंट जो होती है स्पर्मेटोजोआ की वहीं से आती है। यहाँ तक जो था स्पर्मिएशन देख लिया, स्पर्मियोजेनेसिस देख लिया, तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।